नमस्कार किसान साथियों, खेतीबाड़ी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ठंड का मौसम पशुपालन के दृष्टिकोण से बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। इसी मौसम में पशु अपने उच्चतम उत्पादन पर बना रहता है। पशुओं में बीमारियां कम होती है। पशुओं का ड्राई मैटर इंटेक यानी कि चारा ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। गायों की बात करें तो गायों में सबसे ज्यादा काल्विंग इसी मौसम में देखने को मिलता है। तो ऐसे में पशुओं की ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है। पशुओं को अपने शरीर को गर्म रखना होता है, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। पशुओं को उच्चतम दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। और अगर पशु गाभीन है तो उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ठंड के अनुसार पशुओं का फीड कैसे तैयार किया जाए। हम लोग फीड फॉर्मुलेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि ठंड के अनुसार पशुओं का फीड कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। फीड में एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। एनर्जी के अलग अलग प्रकार को समझेंगे, कैसे पशु के शरीर में एनर्जी मोबिलाइज होता है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे। साथ ही साथ सर्दियों में और किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप नोटबुक और पेन के साथ देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो आपको हमेशा इस बात का प्रयास करना है कि जब भी आप इस तरह के वीडियोस को देखें तो बड़े इत्मीनान से बैठ के कलम और कॉपी के साथ देखें, ताकि आप हर एक चीज को नोट करते जाएं, हर एक चीज को कैलकुलेट करके खुद से देखते जाएं। तभी आप चीजों को फार्म लेवल पे अप्लाई कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि लोग वीडियो देख तो लेते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है कि अरे चलो ये वीडियो देख लिए, इस पे समझ लिए, लेकिन क्या होता है कि ऐसे आप चीजों को वास्तविक तौर पर नहीं समझ पाएंगे। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जब भी मैं किसी भी तरह के ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं तो उसका इस्तेमाल आप अपने फार्म के लेवल पे कर पाए। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह के वीडियोस को हमेशा आप एक छात्र के तौर पे नोट करते चलें और हर एक चीज को अप्लाई करके देखें कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फीड फॉर्मुलेशन को समझने से पहले ये समझना होगा कि पशु के शरीर में एनर्जी मोबिलाइज कैसे होता है। और इस बात की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूंगा कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई गाय को हम लोग 1 किलो मक्का दे रहे हैं, तो 1 किलो अगर मक्का में क्या जितना टोटल एनर्जी होता है उसका इस्तेमाल पशु पूरी तरह कर पाता है। तो इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1 किलो मक्का में जितना भी टोटल ऊर्जा होता है उसको हम लोग ग्रॉस एनर्जी कहते हैं, यानी सकल ऊर्जा। तो उसमें जो टोटल एनर्जी होता है, 1 किलो मक्का आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, तो उसमें जो टोटल एनर्जी होता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। अलग अलग स्तर पे पशु का एनर्जी का लॉस होते रहता है। तो उसको थोड़ा सा समझिए। अब ग्रॉस एनर्जी का पूरा इस्तेमाल पशु नहीं कर पाता है। पशु उसको खाएगा तो पशु गोबर के माध्यम से कुछ एनर्जी का लॉस भी करता है, यानी फीकल लॉसेज। तो ग्रॉस एनर्जी से सबसे पहला जो लॉस होता है वो होता है फीकल लॉसेज। तो फीकल जो गोबर के माध्यम से जो ऊर्जा क्षीण हो गई, उसको हटाने के बाद जो पशु के पास बचता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टेबल एनर्जी, डीई। अब क्या डाइजेस्टेबल एनर्जी का इस्तेमाल पशु पूरी तरह कर पाता है? नहीं। डाइजेस्टेबल एनर्जी में भी लॉसेज होते हैं। पशु यूरिन करता है, मूत्र का विसर्जन करता है, पशु के शरीर से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, वो होता है, तो इसमें भी एनर्जी का लॉस होता है। तो डाइजेस्टेबल एनर्जी से पशु मूत्र कर रहा है उसमें एनर्जी को माइनस किए, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसके शरीर से वो माइनस किए, तो उसके बाद बचता है पशु के पास मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, एमई। अब ये जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, क्या इसका इस्तेमाल पशु पूरी तरह से कर पाएगा? नहीं। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से भी पशु के शरीर से हीट निकलता है। ठंड के दिनों में आप देखेंगे पशु के शरीर को अंदर से गर्म रखना होता है, उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। पशु लगातार सांस लेते रहता है, पशु जुगाली करता है, तो इन सब चीजों में जो एनर्जी का खपत होता है उसको भी हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं। तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से इन सारी चीजों को माइनस करेंगे, तब जाके पशु के पास आता है नेट एनर्जी। तो ये जो नेट एनर्जी है, इसी का इस्तेमाल पशु अलग अलग कार्यों में करता है। जैसे शरीर को मेंटेन करके रखना, दूध उत्पादन के लिए, पशु अगर ग्रोइंग स्टेज में है तो शरीर को बढ़ाने के लिए ही नेट एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम लोग पशुओं के लिए फीड फॉर्मुलेट करते हैं तो ये हम लोग देख के चलते हैं कि उसके शरीर में जो नेट एनर्जी है, किसी भी जो खाद्य सामग्री है, जो भी फीड है, उससे पशु को नेट एनर्जी कितना मिल रहा है। क्योंकि एज अ किसान हम लोग को इस बात से लेना देना होता है कि पशु दूध उत्पादन कितना कर रहा है, उसका ग्रोथ है वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए नेट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग किसी भी फीड का नेट एनर्जी या फिर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को लेकर ही चलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि किसी भी जो फीड इंग्रेडिएंट्स है उससे कितना मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिल रहा है। तब हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे पशु की रिक्वायरमेंट कितनी है एनर्जी की, और फीड के माध्यम से हम लोग उसको कितना ऊर्जा दे पा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। हर एक चीज को आप ठीक तरह से नोट करते रहेंगे, बार बार करके खुद से देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे न्यूट्रिशन को इस लेवल पे, ऊर्जा के लेवल पे, कैसे पशु के शरीर में ऊर्जा जो है मेटाबोलाइज कैसे होती है, उसका इस्तेमाल पशु कैसे कर पाता है, और फीड के माध्यम से हम लोग उसको पूरा कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लगातार सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ठंड के अनुसार पशुओं का फीड कैसे फॉर्मुलेट किया जाए।
अगर पशु को एक्स अमाउंट ऑफ ऊर्जा की जरूरत है ठंड के दिनों में, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक फीड फॉर्मुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे फीड को कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में मिलाई जाए ताकि एक्स अमाउंट ऑफ ऊर्जा की भरपाई हो पाए। और यहाँ पे जो हम लोग फीड फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, इस पे हम लोग का मुख्य फोकस एनर्जी के ऊपर ही होगा और मैक्रोज के ऊपर होगा, जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है उसके ऊपर हम लोग अपना फोकस रखेंगे। किसी अन्य वीडियो में हम लोग इसको समझ लेंगे कि न्यूट्रिशन जो अलग अलग है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका भरपाई कैसे करना है, मिनरल्स और विटामिन का भरपाई कैसे करना है। फिलहाल हम लोग अपना यहाँ पे फोकस एनर्जी पे रखेंगे और माइक्रोज पे रखेंगे, मैक्रोज। और इस बात का भी मैं यहाँ पे ख्याल रख रहा हूँ कि जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें वो आसानी से उपलब्ध हो। हम लोग किसी भी तरह का प्रीमिक्स या फिर सप्लीमेंट का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। सप्लीमेंट के नाम पे हम लोग यहाँ पे मिनरल मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं और किसी भी तरह का अन्य सप्लीमेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि हर कोई के लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो। तो फीड फॉर्मुलेशन के दौरान हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक औसत उत्पादन वाली जो गाय है, 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर वाली जो गाय है, उसके जो ऊर्जा का रिक्वायरमेंट है दूध उत्पादन के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए और ठंड से लड़ने के लिए, तो उस ऊर्जा की आपूर्ति इस फीड से हो जाए। तो चलिए फीड फॉर्मुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 100 किलो फीड का फॉर्मुलेशन देख रहे हैं। आपको अपने जरूरत के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं, मात्रा को, रेशियो आपको सेम रखना है। तो चलिए सबसे पहली सामग्री जो हम लोग अपने फीड में ऐड कर रहे हैं वो हम लोग ऐड कर रहे हैं मक्के को। मक्का एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है पशुओं के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 किलो में हम लोग जो मक्के का रेशियो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 15%, यानी कि 100 किलो में 15 किलो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मक्के का। हम लोग यहाँ पे साथ साथ देखते चलेंगे कि इसमें एनर्जी कितना मिल रहा है, फैट कितना मिल रहा है, प्रोटीन कितना मिल रहा है, और हर एक चीज को आप उसी सिलसिलेवार तरीके से नोट करते जाएं। 1 किलो मक्के में लगभग 3400 किलो कैलोरीज एनर्जी पशुओं को मिलती है। और ये जो है ये मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मक्के की ग्रॉस एनर्जी की बात नहीं हो रहा है। टोटल एनर्जी मक्के में कुछ और होता है, लगभग 4200-4500 किलो कैलोरीज होता है। देखिए ये भी निर्भर करता है कि मक्का किस स्टेज पे हार्वेस्ट हुआ है, कौन से सीजन में है, मक्के की कौन सी वैरायटी है, और साथ ही साथ जिस खेत में रोपा गया है उस खेत में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पहले से मौजूद हैं। इस पे निर्भर करता है कि जो मक्के में जो टोटल एनर्जी होगा या फिर टोटल फैट या फिर टोटल प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी। ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएशन आपको काफी इसमें देखने को मिलेगा। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कौन उसको पचा रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है, उसके जो पचाने की जो पाचन क्रिया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज कैलकुलेशन अगर आप लेके चलेंगे तो एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा और हर एक चीज आसानी से समझ में आएगी। तो 1 किलो मक्के में हम लोग को लगभग 3400 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। क्रूड प्रोटीन की अगर बात कर लें 1 किलो मक्के में तो लगभग 8.5% के आसपास इसमें क्रूड प्रोटीन मौजूद होता है। फैट की अगर बात करें तो 4.5% के आसपास आपको इसमें फैट मिल जाएगा। फाइबर की अगर बात करें तो 2.5% के आसपास आपको मक्के से पशुओं को फाइबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे 1-1 किलो की मैं रेशियो बताते चल रहा हूँ आपको इसको 1-1 किलो का अगर आपको रेशियो पता चल जाएगा तो आपको ये लास्ट में ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी कि आपके 1 किलो फीड में कितना एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना फाइबर है, इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हर एक चीज को लिखते चलिए। मक्के का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 15% यानी 15 किलो। दूसरी सामग्री जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी एनर्जी डेंस होता है। तो दूसरी सामग्री हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बाजरे का। ठंड के दिनों में बाजरा पशुओं के लिए काफी लाभदायक होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं 20% बाजरे का, यानी 100 किलो में 20 किलो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बाजरे का। बाजरे में अगर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात करेंगे कितना पशुओं को मिलेगा तो लगभग मक्के के आसपास का ही मिलता है। 3300 किलो कैलोरीज मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बाजरे से आता है पर किलो। क्रूड प्रोटीन की बात करें तो जो बाजरे में जो क्रूड प्रोटीन अवेलेबल रहता है वो 10% के आसपास रहता है। फैट सेम मक्के के बराबर 4.5% के आसपास। फाइबर की बात करें तो फाइबर 3.5% के आसपास आपको बाजरे से मिलेगा। अब तीसरी चीज जो हम लोग अपने फीड में ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर रहे हैं चनाचूरी। चनाचूरी फाइबर का भी अच्छा सोर्स होता है और इससे एनर्जी भी अच्छी मिलती है। ये डिपेंड करता है कि चनाचूरी किस तरह का है। अगर चनाचूरी में छिलके की मात्रा ज्यादा होगी तो फाइबर का कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर चनाचूरी में जो चने की जो मात्रा है, चने का जो चूरन होता है वो अगर ज्यादा रहेगा, पीला ज्यादा है, तो उसमें जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे चनाचूरी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम लोग ले रहे हैं 15 किलो। 100 किलो के फीड में 15% हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चनेचूरी का। चनेचूरी से भी लगभग उतना ही एनर्जी डिराइव होता है, 3400 किलो कैलोरीज मेटाबोलाइजेबल एनर्जी प्रति किलो। क्रूड प्रोटीन की अगर बात करें तो 8.5% क्रूड प्रोटीन प्रति किलो चनाचूरी से मिलेगी। फैट की अगर बात करें तो सेम 4.5% के आसपास, और फाइबर
2.5% के आसपास। फाइबर मैंने आपको बताया कि वेरी करता है कि चनाचूरी का क्वालिटी कैसा है। अब 3 चीजें हम लोगों ने ऐड कर दिया, मक्का, बाजरा और चनाचूरी। अगली सामग्री जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये फाइबर के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये तीनों जो चीजें हम लोगों ने ऐड किया, ये हम लोगों ने ऐड किया एनर्जी के लिए, कि पशु को एनर्जी ज्यादा मात्रा में मिले। हर एक फीड इंग्रेडिएंट्स में हर एक चीज मौजूद होता है। जैसे आप कोई भी फीड को ले रहे हैं तो उसमें हर एक चीज मौजूद होगा। आप अगर मक्का में ले रहे हैं तो मक्का में कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, कुछ मात्रा में फैट भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगा, अलग अलग तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो फीड सामग्री है ना, सबसे ज्यादा किस चीज को धारण किए हुए है। जैसे मक्का में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, तो हम लोग उसको एनर्जी सोर्स के तौर पर मेनली कंसिडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उससे प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे हर एक चीज को देखते चल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी के सोर्सेज को ऐड कर लिया। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं फाइबर के सोर्सेज को, और फाइबर के लिए सबसे अच्छा है व्हीट चोकर, जो गेहूं का चापड़ होता है, चोकर जिसको बोलते हैं। तो व्हीट ब्रांड को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और इसका जो हम लोग परसेंटेज लेंगे, हम लोग लेंगे 100 किलो में 10%, यानी 10 किलो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे चोकर को। चोकर से अगर एनर्जी की बात करें तो लगभग 2200 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रति किलो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चोकर से आपको मिलेगा। क्रूड प्रोटीन इसमें अच्छा होता है, 15% के आसपास आपको प्रति किलो चोकर से क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। फैट की अगर बात करें तो 5% के आसपास इसमें फैट होता है। फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है चोकर, और चोकर में प्रति किलो 12% के आसपास पशुओं को फाइबर मिलेगा। अब चोकर ऐड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग ऐड कर रहे हैं प्रोटीन के सोर्सेज को। प्रोटीन के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे जो अच्छा माना जाता है वो माना जाता है खली को। तो खली का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी तरह के खली का इस्तेमाल कीजिए, जो भी है आपके पास। अगर बिनौला की खल है, सरसों की खल है, सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप 2-3 तरह के खल को मिला के अपने पशुओं को दीजिए। अगर खल की बात करें तो खल का जो हम लोग रेशियो ले रहे हैं अपने फीड में, वो ले रहे हैं हम लोग 25%। 100 किलो में 25 किलो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खल का। अब खल अगर खासकर अगर जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों की जो खल होती है, अगर उसकी एनर्जी की अगर बात करें तो लगभग 2600 किलो कैलोरीज। कोई भी आप खल लीजिए, लगभग आपको इसी रेंज में आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर सरसों की खल की बात करें तो सरसों के खल में लगभग 2600 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिल जाएगा, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी प्रति किलो। क्रूड प्रोटीन की अगर बात करें तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा खलों में बहुत अच्छी पाई जाती है, लगभग 32% के आसपास यहाँ से आपको क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। फैट की अगर बात करें तो लगभग 8% के आसपास फैट, और 8% के आसपास आपको जो खलियां होती हैं उनसे आपको फाइबर मिलता है। इसमें एक सामग्री हम लोग और ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोग 5% ऐड कर रहे हैं सोया डीओसी, यानी 100 किलो में 5 किलो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोया डीओसी का। सोया डीओसी में भी एनर्जी जो है प्रति किलो वो 2600 किलो कैलोरीज पशुओं को मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिल जाएगी। क्रूड प्रोटीन इसमें सबसे बेहतरीन होता है, 44% के आसपास क्रूड प्रोटीन मिल जाएगा। फैट की अगर बात करें तो फैट की मात्रा इसमें कम होती है, 1.5% के आसपास इसमें फैट भी मौजूद होता है। फाइबर इसमें 6% के आसपास होता है। अब ये हो गया आपका मेन इंग्रेडिएंट। जितनी भी सामग्री अभी तक हम लोगों ने ऐड की, ये 90 किलो टोटल इसका वेट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक जो है 90 किलो का राशन तैयार कर लिया। अभी हम लोग इसमें 10 किलो अलग से घर में मौजूद जो सप्लीमेंट होता है उसको भी ऐड करेंगे। अब जो सामग्री शेष रह गई उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 किलो हल्दी का। हल्दी का जो गुण है एंटीऑक्सीडेंट और जो एंटीबैक्टीरियल गुण है, ये पशुओं के लिए अच्छा होता है। हल्दी की तासीर गर्म होती है, पशु के शरीर में जो टॉक्सिसिटी बन जाती है उसमें हल्दी अच्छा काम करता है, पशु के शरीर को गर्म रखता है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करें 1%, यानी कि 100 किलो में 1 किलो। यहाँ पे दूसरी सामग्री जो हम लोग इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल करें मेथी का, और इसका जो रेशियो हम लोग रख रहे हैं वो रख रहे हैं 100 किलो में 2%, यानी 2 किलो हम लोग यहाँ पे मेथी का इस्तेमाल करेंगे। अब मेथी पशुओं के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। मेथी में अलग अलग तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सेपोनिन्स पाए जाते हैं, जिससे पशुओं का दूध बढ़ता है। फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सक्रिय करता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जब पशुओं में सक्रिय होता है तो इससे भी पशु का दूध जो है वो बढ़ पाता है, जो पशु है अपने मैक्सिमम यील्ड तक पहुंच पाता है। साथ ही साथ फाइटोएस्ट्रोजन से जो पशु की जो प्रजनन क्षमता है उसमें सुधार होती है। तो ये जो फाइटोएस्ट्रोजन है ये एक तरह का प्राकृतिक हार्मोन है जो कि पशु में दूध बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ पशु का जो प्रजनन क्षमता है उसमें सुधार करता है। इसके साथ साथ मेथी में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और अलग अलग तरह के विटामिन जैसे विटामिन B1, B2 और B6 पाए जाते हैं। मेथी के बहुत ही फायदे हैं। मेथी का इस्तेमाल आप ठंड के दिनों में जरूर से जरूर करें। मेथी के बाद एक और जादुई चीज हम लोग अपने फीड में इस्तेमाल करेंगे, और ये ठंड के दिनों में स्पेशली जो चीजें हम लोग मिला रहे हैं ठंड के दिनों में इनकी मात्रा हम लोग बढ़ा के रखते हैं। तो हम लोग अगली चीज जो इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल करें अजवाइन का। अजवाइन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2 किलो। अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है। जो तीनों चीजों हम लोगों ने अभी ऊपर मिलाया, हल्दी, मेथी और अजवाइन, इन तीनों की तासीर गर्म होती है और ठंड के दिनों में पशुओं पे इसका इस्तेमाल काफी अच्छा होता है। इसकी जो मात्रा हम लोग रख रहे हैं 100 किलो में वो भी मिनिमम रख रहे हैं ताकि हर एक पशु को आप इसको दे पाए। किसी भी तरह की जो अत्यधिक जो गर्मी होती है पशु में वो न करें। जो हाई एल्डर्स हैं उसको हम लोग अलग से भी बाकी चीजें दे सकते हैं, लेकिन
ये जो हम लोग यहाँ पे फीड बना रहे हैं, ये एक जनरलाइज फीड बना रहे हैं ताकि हर एक पशु पे इस्तेमाल किया जा सके। हम लोग यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अजवाइन की तासीर गर्म होती है, पशुओं के लिए ठंड में काफी लाभकारी होता है। सबसे अच्छी बात यह कि अजवाइन में जो है थाइमोल पाया जाता है। थाइमोल एक तरह का पावरफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, जो कि एक तरह का नेचुरल डीवर्मर का काम करता है। पशु के शरीर में जो अलग अलग तरह के वर्म्स डेवलप होते हैं, जिसके लिए हम लोग डीवर्मिंग करते हैं, तो उसमें अजवाइन का काफी अच्छा सहयोग मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 किलो अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पशु के शरीर को गर्म भी रखेगा और एक तरह का डीवर्मर का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं अजवाइन का। अब आखिरी 3 चीजें हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलो गुड़ का। गुड़ की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं अलग, या फिर अलग से आप अपने पशुओं को भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 100 किलो का रेशियो बनाने के लिए 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं गुड़ का। गुड़ एनर्जी का अच्छा सोर्स है। ठंड के दिनों में इसकी तासीर गर्म होती है, तो ठंड के दिनों में भी लाभकारी है। गुड़ के बाद अगली चीज जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे 2 किलो मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर क्योंकि अलग से हम लोग यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 2 किलो मिनरल मिक्सचर का। जो हाई यील्डर्स हैं उनमें अलग से भी आपको मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत पड़ेगी। ये जो फीड है ये क्या है कि ये जनरलाइज बना रहे हैं, तो 2 किलो ही मिनरल मिक्सचर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 किलो नमक का। नमक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में यूज करते हैं। तो ये टोटल जो हो गया, ये 100 किलो फीड हो गया। 10 किलो हम लोगों ने सप्लीमेंट्स के तौर पे घर में मौजूद जो चीजें हैं उसको मिलाया, और 90 किलो हम लोगों ने अलग अलग तरह के अनाज का इस्तेमाल किया। तो अब हमारा 100 किलो ये फीड बन के तैयार है। अब इस फीड की हम लोग एनालिसिस कर ले रहे हैं, इस फीड से कितना क्या मिल रहा है, पशुओं को कितना एनर्जी डिराइव हो रहा है, कितना क्रूड प्रोटीन मिल रहा है, कितनी मात्रा में फाइबर मिल रहा है, कितनी मात्रा में फैट मिल रहा है। तो इसकी थोड़ी सी मैक्रो एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या मौजूद है हमारे फीड में। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा था कि कैसे जो अलग अलग सामग्री जो हम लोगों ने अपने फीड में ऐड किया है, उसमें 1 किलो में कितना फैट है, कितना एनर्जी है, कितना आपको क्रूड प्रोटीन मिल रहा है, तो उसी से हम लोग डिराइव करेंगे। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। अगर 1 किलो मक्का में मान लीजिए 3400 किलो कैलोरीज अगर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिल रहा है, तो हम लोगों ने 15 किलो मक्का इस्तेमाल किया है। तो 1 किलो में अगर हमको 3400 मिल रहा है, तो 15 किलो का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 किलो का जो है यानी कि 3400 गुने 15 किलो, तो मक्के से हम लोग को टोटल पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी है। इसी तरह से हम लोग अलग अलग सामग्री का निकाल सकते हैं, बाजरे से निकाल सकते हैं, जो खल यूज किया हम लोगों ने खल से भी निकाल सकते हैं। तो इसी से ऐसे निकलेगा। तो हम लोग को ये पता है कि सोया डीओसी में 2600 किलो कैलोरीज के आसपास मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है। 5 किलो हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो 1 किलो में मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 2600 किलो मिला है, तो 5 किलो में कितना मिलेगा, तो 2600 × 5। तो यहां से हम लोग को ऐसे पता चलेगा कि टोटल फीड में एनर्जी कितनी है। हाँ, तो जो फीड हम लोगों ने फार्मूलेट किया, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेट करने की, तो इसमें अगर 1 किलो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात करें, अगर 1 किलो जो फीड हम लोग ने बनाया उसमें अगर देखेंगे, तो 2900 किलो कैलोरीज के आसपास आपको इसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिलेगी प्रति किलो। अब ये जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, इसको अगर हम लोग जूल में बदल दे, मेगा जूल में अगर बदल दे, तो लगभग 12 मेगा जूल प्रति किलो एनर्जी मिलेगी। जो 1 मेगा जूल होता है उसमें 239 किलो कैलोरीज होता है। किलो कैलोरीज क्या होता है, तो देखिए ये किलो कैलोरीज जो होता है ना, ये एनर्जी को नापने का यूनिट है। जैसे हम लोग दूरी को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो उसी प्रकार से एनर्जी को नापने के लिए हम लोगों ने किलो कैलोरीज बनाया हुआ है। छोटा किलो कैलोरीज है, इससे अगर बड़े यूनिट की बात करें तो मेगा कैलोरीज हो जाएगा या फिर मेगा जूल होगा। तो यहाँ पे मेगा जूल की अगर बात करें तो 1 किलो फीड में हम लोग को 12 मेगा जूल एनर्जी जो है वो मिल रहा है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। हमारे बनाए गए फीड में अगर क्रूड प्रोटीन की बात कर लें तो लगभग 18.86% यहाँ से क्रूड प्रोटीन मिलेगा। हालांकि क्रूड प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, सोया डीओसी की मात्रा हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट यानी कि फैट की अगर बात करें तो हमारा जो फीड ये फॉर्मुलेट हुआ, इसमें लगभग 5.71% फैट की मात्रा मौजूद है। क्रूड फाइबर की बात करें तो 6.96% क्रूड फाइबर 1 किलो फीड में मिल जाएगा। NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ये लगभग 68% के आसपास आपके इस फीड में मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि फीड में क्या क्या मिल रहा है। ये जो हम लोगों ने फीड बनाया, इसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी प्रति किलो फीड में 12 मेगा जूल है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसको अपने जो पशु है उस पर इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक गाय को कंसीडर करें कि अगर एक गाय है जो 500 किलो वेट की है, इसका दूध उत्पादन क्षमता 18 से 20 किलो है, दूध में जो फैट की मात्रा है वो 3.5% के आसपास है, तो इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करने का एक अलग फॉर्मूला होता है। अब उसकी अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे किस तरह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट किया जाए, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ, तो जो हम लोगों ने गाय का चर्चा किया, 500 किलो वेट है, 18 से 20 लीटर दूध का प्रोडक्शन है, दूध में फैट 3.5% है, तो इस गाय का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो लगभग 140 से 150 मेगाजूल प्रतिदिन होगा। अब इसमें 140 से 150 मेगाजूल, इसका फॉर्मूला, इसका हम लोग चर्चा किसी आने वाले वीडियोज में अलग से करेंगे
कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट किया है 140 से 150 मेगाजूल प्रतिदिन, इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। दूध के लिए जो हमारी ये जो गाय है 18 से जो 20 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है, इसको लगभग 85 मेगाजूल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की जरूरत होगी दूध उत्पादन के लिए। साथ में जो दूध में जो फैट आ रहा है 3.5%, इसका एक फॉर्मूला होता है। बॉडी मेंटेनेंस के लिए लगभग 58 से 60 मेगाजूल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की जरूरत होगी। और अदर एक्टिविटीज के लिए जैसे कि पशु जो बाड़े हैं उसमें चलते भी हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके लिए 2 मेगाजूल प्रतिदिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे दूध का और बॉडी मेंटेनेंस का और जो अदर एक्टिविटीज के लिए लिया गया है, तो ये लगभग 140 से 150 मेगाजूल प्रतिदिन एनर्जी का रिक्वायरमेंट आएगा। और हमारे फीड से कितना मिल रहा है? 1 किलो फीड से। अब देखिए इसी से पता चलता है 1 किलो फीड से हमको इतना एनर्जी मिल रहा है, तो हमको इतना एनर्जी को पूरा करना है। 140 से 150 मेगाजूल एनर्जी के बीच में हमको उसको एनर्जी देना है अपने पशु को। हमको 1 किलो फीड से हमको मिल रहा है 12 मेगाजूल, तो कितना मात्रा में फीड दें ताकि पशु को उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना उसको एनर्जी मिल जाए। इसमें एक और कंडीशन है, आप फीड की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हर एक पशु का ड्राई मैटर का एक लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा ये ड्राई मैटर कंज्यूम नहीं कर पाएगा, और वो जो लिमिट होता है वो होता है उसके पूरे बॉडी वेट का 2.5 से 3%। ठंड के दिनों में हम लोग इसको 3.5% तक भी बढ़ा सकते हैं। तो जो टोटल जैसे यहाँ पे हम लोग का जो पशु है 500 किलो का है, और यहाँ पे अगर हम लोग 3% या फिर 2.5% अगर आप लेके चल रहे हैं, तो ड्राई मैटर जो इसका कैलकुलेट होगा वो 12 से 13% के बीच में आएगा। यानी 12 से 13 किलो से ज़्यादा ये ड्राई मैटर जो गाय है वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट है हम लोग के पास। एक तो है कि ड्राई मैटर के अंदर ही उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है, और दूसरा कि हमारा जो फीड है वो भी देखना है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा ना हो जाए। हमारा जो ये फीड है ये लगभग आपको 32 रुपए से लेकर और 35 रुपए प्रति किलो के बीच में पड़ेगा। अब इसकी जो क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ये भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो 1.8 से लेकर 2.1 kg प्रतिदिन इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग अपने फीड में देखेंगे कि क्या हम लोग के फीड में इतना मौजूद है। अब हम लोग को 140 मेगाजूल एनर्जी प्रोवाइड उसको कराना है। फीडिंग हम लोग अगर 2 टाइम करें तो 2 टाइम में हम लोग को 140 मेगाजूल एनर्जी प्रोवाइड कराना है। अब हम लोग अपना फीड को देखते हैं। अगर हम लोग 7 से 8 किलो अगर हम लोग अपने फीड को लेकर चल रहे हैं, तो अब इसमें देखना है कि ड्राई मैटर कितना है। तो फीड की जो हम लोग बात करें इसमें लगभग 90% ड्राई मैटर होता है, तो इसका ड्राई मैटर निकाल लें। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि 7 किलो अगर हम लोग फीड के लेके चल रहे हैं, तो 7 किलो का 90% कितना होता है? 6.3 किलो। तो 6.3 किलो यहाँ से हम लोग ड्राई मैटर मिल रहा है। तो अब 6.3 किलो में कितना आपको एनर्जी मिल रहा है? तो 6.3 1 किलो में कितना हम लोग को एनर्जी मिल रहा था? तो 12 जूल के आसपास। तो 6.3 इंटू 12, तो ये लगभग 77 मेगा जूल के आसपास आपको एनर्जी आएगा। तो कंसंट्रेट से हम लोग को 77 मेगा जूल मिल गया। अब इसके साथ साथ हम लोग भूसा भी देंगे, इसके साथ साथ ग्रीन पाउडर भी देंगे। तो भूसा हम लोग 4 किलो लेके चल रहे हैं। तो 4 किलो अगर भूसा हम लोग दे रहे हैं, तो उसको वास्तव में ड्राई मैटर उसमें कितना मिल रहा है? तो भूसा में भी लगभग 90% के आसपास ड्राई मैटर होता है। तो 4 किलो का अगर 90% निकाले तो 3.6 किलो। अब 3.6 इंटू अब भूसा में कितना मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होता है? तो लगभग 8% के आसपास लेके चल रहे हैं। भूसा से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 6.3 इंटू 8 लगभग 30 मेगा जूल यहाँ से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। वैसे ही हरे चारे का भी निकाल लेते हैं। 20 किलो हम लोग हरे चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 20 किलो में जो ड्राई मैटर निकल के आएगा हरा चारा का, लगभग 10 से 15% के आसपास इसमें ड्राई मैटर होता है। तो 20 किलो में अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे 3 किलो ड्राई मैटर आता है। तो 3 किलो में कितना मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होता है? तो हरे चारे का अगर हम लोग मेटाबोलाइजेबल एनर्जी लेके चल रहे हैं तो लगभग 9 मेगाजूल के आसपास इसमें एनर्जी होता है। तो 3 इंटू 9 लगभग आपको 27-28 मेगाजूल एनर्जी आपको हरे चारे से मिल जाएगी। अब टोटल एनर्जी जोड़ लेते हैं कि कितना हम लोग एनर्जी अपने पशु को दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप टोटल जोड़ेंगे तो कंसंट्रेट से हम लोग को मिल रहा है 77 मेगाजूल, तूड़ी हम लोग दे रहे हैं भूसा, उससे हम लोग को मिल रहा है 30, और हरे चारे से भी हम लोग को मिल रहा है 30। तो ये लगभग 137 के आसपास आपको एनर्जी हो गया। तो 137 हुआ, तो ये लगभग एनर्जी आप पूरा कर पा रहे हैं। 140 मेगाजूल की रिक्वायरमेंट थी, आप 137 मेगाजूल तक पहुंच रहे हैं। ये आपका 140 से ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो गुड़ दिया पशुओं को उसका एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया था, मेथी का एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, जितने भी सप्लीमेंट्स है ना उसका एनर्जी हम लोगों ने नहीं जोड़ा, उससे भी एनर्जी डिराइव होगा। तो ये लगभग आपको 140 से 142 मेगाजूल एनर्जी आप मीट कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे साइलेज का इस्तेमाल आ जाता है। अब अगर सपोज कीजिए कि जो दूध का उत्पादन है वो 25 लीटर तक चला जाए, तो आप ड्राई मैटर को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा कि आप अपने फीड का जो है जो एनर्जी वैल्यू है उसका डेंसिटी बढ़ा दीजिएगा। तो उसके लिए आप साइलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। तो जब साइलेज का इस्तेमाल होगा तो हरा चारा हम लोग यहाँ पे 20 किलो दे रहे हैं, तो 20 किलो में हम लोग को 3 किलो ही ड्राई मैटर मिल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब साइलेज का इस्तेमाल कीजिएगा इसके जगह पे, तो ड्राई मैटर आपका जो है ये बढ़ जाएगा, तो न्यूट्रिशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही जगहों पर साइलेज का इस्तेमाल होता है। जब प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा तो आप एक लिमिट के ऊपर चारा नहीं बढ़ा सकते हैं,
लेकिन प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ रहा है पशुओं में। तो यहाँ पे फिर आता है बात कि एनर्जी डेंस और एनर्जी फीड की बढ़ाई जाए। तो ये बातें हो गई, एक मोटा मोटी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से एनर्जी मोबिलाइज होता है। आप इसको एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैलकुलेट करके। ये इतना आसान नहीं होता है कि एक वीडियो में हर एक चीज़ को समझा दी जाए। मोटा मोटी मैं लेके चल रहा था कि एनर्जी को कैसे, पशु के शरीर में एनर्जी मोबिलाइज कैसे होता है हर एक स्तर पे, उसको समझा जाए। तो इस तरह से पशुओं में एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को एक ही वीडियो में समझा देना। ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो रही है, तो हर एक चीज़ को समझा देना एक वीडियो में मुश्किल नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे अगर चीज़ों को समझेंगे, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझेंगे। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा जो ख्याल रखना होता है वो ख्याल रखना नेगेटिव एनर्जी का। ठंड के दिनों में अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है पशुओं की, ठंड से लड़ना है। साथ ही साथ अगर पशु जब डिलीवरी करता है उसके बाद एकाएक दूध का उत्पादन उसका बढ़ता है, तो वैसे में एनर्जी को बैलेंस करना बड़ा ही एक चैलेंज का काम होता है डेयरी फार्मिंग में। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है, धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। एनर्जी को आप समझिए, कैसे हर एक फीड से एनर्जी को डिराइव किया जा रहा है उसको समझिए, उसको कैलकुलेट करके देखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसी तरह से सीखते रहिए, खेती बाड़ी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और वीडियोज हम भविष्य में भी लाते रहेंगे जहां हम लोग टेक्निकल जो न्यूट्रिशन है उसको समझ पाएं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं पुनः अगले वीडियो में। इसी तरह से सीखते रहिए, अपने पशुओं से प्रेम करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।